कैसा हो ज़िंदगी में यदि आपको ये पता चले कि हम एक गुनहगार को सज़ा मिल गई और उसके बाद बहुत दिनों के बाद पता चलता है कि एक ही गुनहगार नहीं, जो असली गुनहगार था वो तो सलाखों से बाहर है। कैसा लगेगा आपको? और आप इतने दिन से अपने आप को पीठ थपथपा रहे हो कि हमने केस सॉल्व कर दिया, केस सॉल्व कर दिया। तो शायद मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ शायद आप भी महसूस करेंगे। सपोज़ आप पुलिस वाले होते और आपको एक केस दिया जाता और आपको ये सॉल्व करने के लिए और आपने इमीडिएटली वो केस सॉल्व कर दिया। जनरली पुलिस वाले इंडियन पुलिस इतनी फास्ट तो होती नहीं है कि केस सॉल्व हो जाए। लेकिन एक केस ऐसा मेरे पास आया है जो 2024 में सॉल्व हुआ बेसिकली। कहा जाए तो इट इज़ सॉल्व्ड इन 2024 एक्चुअली। और जो केस है वो है 2021 का। जैसे मैं कहानी सुनाऊं दोस्तों, एक ही इल्तिजा है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कहानी में अभी तक बने हैं आप, मुझे लगता है आप मुझे पसंद करते हैं इसलिए आप अभी तक हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड द स्टोरी स्टार्ट्स। ये कहानी है 2021 की। जहाँ तक आपने सुना होगा, मैंने नाम सही लिया, विनोद बरोड़ा। और वो एक छोटा मोटा बिजनेस चलाता, कंप्यूटर की एक दुकान थी और घर में कोई कमी नहीं थी, धन धान्य सिचुएशन कुछ भी कमी नहीं थी। पढ़ा लिखा इंसान था, पढ़ा लिखा था और घर में माँ बहन भाई सब थे और अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। घर अच्छा चल रहा था, सब कुछ वैसे ही था। पाँच अक्टूबर की बात है, 5 अक्टूबर 2021 की बात है। विनोद अपने घर के बाहर चारपाई पे बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते उसकी कब आंख लग गई, इतने में एक पिकअप वाला, कहते हैं कि जैसे घर के बाहर बैठा, चारपाई लगा के बैठा तो भैया बेफिक्र बैठा है वो। और उसके बाद सडनली एक पिकअप वाला आता है। रास्ता दूर है, चलता है, लेकिन एक पिकअप वाला आता है, शायद उसका अनबैलेंस हो जाता है और वो उस चारपाई पे विनोद जो लेटा हुआ था उसको ठोक देता है। ठोकने के बाद जोरदार इतनी टक्कर होती है कि विनोद को कुछ समझ में नहीं आता है और ये जो बंदा था, जो ड्राइवर पिकअप वाला, वो फरार हो जाता है। लेकिन लोग उसकी गाड़ी को पहचान लेते हैं और उसका नाम पता भी मिल जाता है। पुलिस को बोला जाता है, अस्पताल इनको एडमिट किया जाता है। इतने में अस्पताल में एडमिट करने के बाद जब पता चलता है, एक्सरे सब कुछ होता है, मेडिसिन तैयार होता है, सब कुछ उसके साथ डॉक्टर्स की टीम लगती है, तो पता चलता है उसकी 2 टांगें जो हैं बहुत क्षतिग्रस्त हैं और वो एक कंप्लीट बेड रेस्ट उसको रिक्वायर्ड है। कुछ दिनों के बाद, अब जैसे ये घर आता है, घर आने के बाद इसके डिटेल खंगाले जाते हैं, इससे बात होती है पुलिस, और पुलिस को कुछ भी अनपटा अटपटा सा नहीं लगता। उसे कुछ भी ऐसा लगता है जैसे कि नॉर्मल कोई एक्सीडेंट है। उसके बाद विनोद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। डिस्चार्ज मिलने के बाद विनोद घर जाता है, घर बैठा रहता है। अब विनोद जो भी काम था वो ऑफिस का जो भी है वो घर से ही करता था। लेकिन विनोद को सारे परिवार वालों ने कहा कि नहीं, उस ड्राइवर के खिलाफ आपको मामला दर्ज करनी चाहिए। हाउ कैन ही डू दिस, वो कैसे ये मार कर भाग सकता है। विनोद अच्छा इंसान था, लेकिन उसने भी सोचा कि नहीं, गलती की है, माफ़ी नहीं मांगी और वो भाग गया, तो इस तरह तो हो नहीं सकता। तो उसने क्या किया, उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। दर्ज कराने के बाद उसने, और उस ट्रक ड्राइवर का नाम जो था वो था देव सुनार, और वो पंजाब का रहने वाला था और वो पिकअप चलाता था। जब देव सुनार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो देव सुनार को
आए दिन पुलिस जाना पड़ता है, पुलिस केस में फंस जाता है, पुलिस केस होती है तो उसे डेली पुलिस स्टेशन भी जाना होता है और बहुत सारी बातें भी होती हैं, क्वेश्चन भी होता है, उसका काम का हर्जा भी होता है। और क्योंकि वो मामूली सा आदमी था, एक ड्राइवर था जो कि दिहाड़ी पे पैसे कमाता था और ये पिकअप ही था जो उसको ड्राइवरी के हिसाब से उसको कुछ पैसे मिल जाया करते थे। एक दिन वो विनोद के घर पहुंचता है और विनोद को दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोल के पूछता है, विनोद जी हैं क्या? तब तक किसी को नहीं मालूम था यही देव सुनार है जिसने विनोद की टांगे तोड़ दी है, बिकॉज पिकअप यही चला रहा था, यही ड्राइवर है। तो विनोद को बता था, हाँ विनोद है अंदर। तो विनोद के पास उसे लेकर जाते हैं। विनोद जैसे ही, विनोद को भी नहीं मालूम क्योंकि जैसे टक्कर लगी थी विनोद बेहोश हो गया था। जैसे विनोद के पास जाता है, विनोद अपने आप को इंट्रोड्यूस जैसे विनोद के पास जाता है देव सुनार अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरी ही गाड़ी से आपको टक्कर लगी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो आपका मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना केस वापस कर लीजिए। लेकिन विनोद कहता है कि नहीं, मैं केस तो वापस नहीं लूंगा, तुमने गलती की है और सजा तो तुम्हें मिलेगी। जैसे ही देव सुनार ये बात सुनता है एकदम झुंझला सा जाता है और कहता है, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो विनोद, मैं तुम्हें देख लूंगा और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहते हुए वो घर से निकल जाता है। थोड़ा समय बीतता है और फिर चलता एक दो महीने हो गए। इसी बहाने जब केस चलती है तो इसमें उसको कन्विक्ट पाया जाता है। देव सुनार को करीबन 1 सप्ताह की जेल हो जाती है। जेल होने के बाद उसे फिर जनवरी में बेल मिल जाती है। अब वो इतना परेशान हो चुका था कि पुलिस के आना जाना, क्वेश्चन पूछना, इस चीजों से वो तंग आ चुका था। इस बार वो जाता है विनोद के पास, विनोद का दरवाजा खटखटाता है। इस बार दरवाजा निधि खोलती है जो विनोद की वाइफ होती है और निधि देखते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती क्योंकि उसकी हालत जो थी, विनोद देव सुनार की जो हालत थी, वो पागल हो चुका था। उसके हाथ में एक देसी तमंचा था और उसके खून सवार था। जैसे ही दरवाजा खोलता है पूछता है, विनोद कहाँ है? और जैसे ही विनोद का नाम सुनते तो शायद डर के मारे घर का कोई सदस्य इशारा कर देता है कि विनोद वहां है। ये आओ देखा न ताओ इस तैश में तो था ही, गुस्सा वैसे ही था। और देव सुनार जाता है और विनोद से कहता है कि क्या अपना केस वापस लोगे या नहीं लोगे? मैं परेशान हो चुका हूं तुम्हारे हरकतों से, तुम ये केस वापस लो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। विनोद सोचता है कि खामा का गीदड़ भभकी दे रहा है, इससे कुछ होना हवाना तो है नहीं। बोलता जाओ तुम जो करना है कर लो, उखाड़ लो, मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। अब जहां ये बात उसने सुनी और उसके बाद तो बस देव सुनार का बस इतना ही सुनना था। उसका पारा मरकरी की तरफ बढ़ गया। गर्मी में जैसे मरकरी बढ़ती है वैसे उसका पारा बढ़ गया। उसने पिछवाड़े से अपना कांटा, जो कहते हैं ना तमंचा, उसने उठाया, पीछे से तमंचा उठाया और तान दी उसने विनोद के तरफ। विनोद जैसे ही तमंचा देखता है विनोद डर जाता है, घबरा जाता है। वो हिल तो सकता नहीं क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में उसके पैर तो सत्यानाश हो चुके थे, बेड पे था। उसने आओ देखा ना ताओ, देव सुनार ने 1 2 3, एक छाती पे, एक पेट पे और एक सर पे गोली मारी। और जैसे ही गोली की आवाज सुनी पूरे घर में शोर हुआ जैसे तैसे। और गुस्से के बाद देव सुनार को समझ में आया नहीं, वहां के लोगों ने, उसके परिवार वालों ने थोड़ी बहुत हिम्मत बनाई। हिम्मत बांधने के बाद इसको घेरने के बाद इसको पकड़ के इसी में किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया है। कॉल करने के बाद पुलिस आ गई मौके वारदात पे। पूरे क्राइम सीन पे बैठे हैं। चश्मदीद के नाम पे उसके परिवार वाले हैं और क्राइम सीन पे जो उससे अटैक हुआ था उसके पास बंदूक था,
जिस पे फिंगरप्रिंट्स थे और वहाँ लाश पड़ी हुई थी। ये तो ओपन शट केस था। यदि आपको एविडेंस चाहिए तो बंदूक पड़ी है, उस पे फिंगरप्रिंट्स है, फॉरेंसिक वाले का काम आसान हो चुका है। उसके बाद चश्मदीद चाहिए तो घर और बाहर के लोग हैं जो कि मौका वारदात पे उसे पकड़ा गया था और डेड बॉडी पड़ी थी। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उससे पता चल गया कि इसकी मौत हो चुकी है, ओपन शट केस। और जो देव सुनार है उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने ही खून किया। सीधे उस पर मुकदमा चला, उसे जेल हो गई और वो अभी तक जेल काट रहा है। लेकिन एक कॉल आती है करीबन 2 साल के बाद। मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कहानी थी 2021 की। अब एक कॉल आता है 2024 में। एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है वहाँ के जिन्होंने भी ये केस को अपने हाथ में लिया और बहुत ही बहादुरी से और बड़ी ही सूझबूझ से इन्होंने केस को क्लोज किया था। उनको मैसेज आता है कि आप जिस केस को क्लोज कर चुके हैं, उस केस में जहाँ तक मुझे लगता है कि उस केस में और भी कुछ लोग सम्मिलित हैं। यदि आप उस केस को वापस खंगारेंगे या टटोलेंगे तो शायद आपको इसमें और कुछ तथ्य मिल जाए और कुछ इम्पोर्टेंट लोग जो इसके अंदर खास मोहर, वो तो जो बंदा है वो तो मोहरा है, जो मेन मास्टरमाइंड है शायद अभी भी बाहर खुला घूम रहा है। जब ये व्हाट्सएप मैसेज जाता है, वहाँ के जो भी पुलिस इंस्पेक्टर जो थे जिन्होंने दावा किया था कि ये केस उन्होंने सॉल्व कर दिया है, अब केस सॉल्व कर दिया है तो उनके पैरों तले जमीन नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उंगली काट ली और खून निकल नहीं रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से तो केस सॉल्व है। और यदि वापस कोई केस सॉल्व नहीं होता है तो ये तो फजीती बात है, लोग हंसेंगे, मीडिया वाले हंसेंगे। बट उन्होंने ये सब कुछ चीज़ों को दरकिनार करके रख दिया। मीडिया वाले हंसेंगे और इसके बाद इसको दरकिनार करने के बाद उन्होंने केस को रीओपन किया। अदालत में अर्जी डाली गई, अर्जी मंजूर हो गई। उसके बाद इस केस को रीओपन किया गया और इसको वापस तथ्यों को संभालने गया। अब सीडीआर रिपोर्ट निकाली गई। सीडीआर रिपोर्ट के बाद आप तो जानते हो सीडीआर रिपोर्ट क्या होता है, कि ये होता है कॉल डिटेल्स, जो कहते हैं कॉल डेटा होता है, जो एक दूसरे को बात करते हैं। सबसे पहले पुलिस ने क्या किया, अब सबसे पहले तो पुलिस ने देव सुनार का मोबाइल उठाया और उस मोबाइल में 2021 के सारे कॉल डिटेल्स खंगाले गए, जिसमें पता चला मौत के आसपास जिस दिन ये अटैक हुआ या एक्सीडेंट हुआ, उसके आसपास इसकी सबसे ज्यादा बात किससे हुई। फिर बात हुई तो उसमें एक सबसे बड़ा मुख्य आरोपी जो है वो एक बंदा था जिसका नाम था सुमित। और सुमित जो था एक जिम ट्रेनर था। फिर सुमित की कॉल डिटेल को खंगाली गई तो उसमें एक और चौंकाने वाला सच निकला, जिसके अंदर आप भी सोच नहीं सकते कि जब ये डिटेल आया, उसके बाद जब ये कहानी खुली, उसके बाद आप सोच नहीं सकते कि लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को पाने के लिए। जब सुमित के साथ सख्ती की गई और सुमित और दूसरे एक कॉल डिटेल्स छोड़ा गया, तो इसमें पता क्या चलता, सुमित का जो ताल्लुकात है विनोद की वाइफ से ज्यादा था। सुमित का जो कॉल डिटेल निकाला गया वो सुमित के साथ, सुमित का कॉल डिटेल उस समय मौत के आसपास काफी हो रहा था और मौत के बाद भी बदस्तूर जो निधि है, जो विनोद की विधवा है, वो सुमित के साथ लगातार टच में थी। अब निधि को पकड़ा गया और निधि को जब टटोला गया, सुमित को टटोला गया, तो इन्होंने भूत की तरह अपना गुनाह कबूल कर लिया।
2021 के आसपास निधि और विनोद की शादी हुई। दोनों खुश थे और इसका बिजनेस तो ठीक ठाक चल ही रहा था और घर में कोई कमी नहीं थी और अच्छा खासा पैसा चल रहा था घर पे अंदर। एक दिन निधि कहती है कि आप तो हर समय ड्यूटी पे रहते हो, आप काम करते हो, लेकिन मेरा तो मन नहीं लगता, तो मैं सोच रही हूँ कि जिम ज्वाइन कर लूँ। विनोद ने कहा कि ठीक है। विनोद भी बहुत प्यार करता था और भरोसा करता था निधि पे, तो कहा कि ठीक है, आप कर लो। निधि ने पास में ही एक जिम था, उसको जिम ज्वाइन किया और जहां वहीं निधि की मुलाकात सुमित से हो गई। सुमित निहायत ही स्मार्ट, बॉडी बिल्डर, हुस्ट पुस्ट, एक औरत को क्या चाहिए, उसके डोले शोले, जब भी वो हेल्प करता तो डोले शोले दिखाता और वहां की काफी औरतें उससे इम्प्रेस थी। बट जो हमारी निधि जो थी वो ज्यादा इम्प्रेस थी। एक दिन सुमित के पास जाती है और कहती है कि क्या आप मुझे भी पर्सनल ट्रेन करोगे। अब सुमित को क्या चाहिए था, सुमित भी बहुत दिनों से उसके ऊपर आंखें गड़ाए हुए था और सुमित कहता है क्यों नहीं मैडम, जरूर, क्यों नहीं। अब सुमित को बहाना चाहिए था कैसे टच करे, निधि को टच करता था, निधि को अच्छा लगता था। अब बॉडी शॉडी तो था ही, उसने निधि को टच करना, सो इधर से उधर से टच करता था। उसके बाद अब डेली ये सिलसिला चालू हो गया। निधि और सुमित डेली मिलते, डेली जिम में मिलते, जिम के बाहर मिलते और इनकी दोस्ती ऐसी हो गई थी, मतलब अब निधि को विनोद में कम, सुमित में ज्यादा अच्छा लगता था। सुमित ज्यादा अच्छा लगने लगा। अब इनके रिश्ते ऐसे घनिष्ठ हो गए कि अब वो एक दूसरे के बिना रह गए नहीं। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये इंटीमेट भी हो गए। ये इनका रिश्ता इतना गहरा गया। अब सुमित और निधि डेली दोनों मिलने लगे और बदस्तूर मिलते थे ट्रेनिंग के बाद और व्हाट्सअप चैट ये सारा कुछ होने लगा। फ़ोन पे लेट लेट बातें होती थी, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होता था। अब इनकी दोस्ती ऐसी हो गई कि वहाँ जिम के अंदर ही ये अपना संबंध बनाने लगे और निधि को भी अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों के बाद, अब ये तो चोरी कितने दिन चलती। अब विनोद को कुछ शक हुआ, उसने निधि का मोबाइल चेक किया, उसको व्हाट्सएप मैसेजेस देखे, बहुत सारा चीज़ मिला क्योंकि बहुत कॉल्स आ रहे थे। उसने निधि को धमकाया और कहा कि निधि, तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, तुमको ये शोभा नहीं देता, ये सब बंद कर दो। और आए दिन ये झगड़ा होने लगा। अब इनके रिश्ते में प्यार की जगह पे खटास, क्योंकि तीसरा आ चुका था। अब निधि अब समझ चुकी थी कि अब विनोद ये छोड़ने वाला है नहीं और वो पैसे देगा नहीं ऐसे। तो अब क्या करे, वो सुमित के बगैर जी नहीं सकती, क्योंकि जो सुमित दे सकता वो विनोद दे नहीं सकता, क्योंकि विनोद बॉडी बिल्डर था और निधि को अच्छा लगता था उसका साथ। अब उसने डिसाइड किया, निधि ने सुमित को कहा कि अब हमें इसके रास्ते से हटाना है और इसको हटा दो, तभी हम एक दूसरे से मिल पाएंगे। सुमित ने प्लान बनाया और घर पे ही प्लान बन चुका था। प्लान ऐसा था, सुमित ने एक अपने दोस्त को, जो देव सोनार था, उसको कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा और तुम्हें इसे एक्सीडेंट दिखाना है और ऐसा एक्सीडेंट दिखाना है कि एक ही बार में मर जाए। तो आपने सुना होगा कि जब चारपाई पे बैठा था तो पहली बार इन्होंने ट्राई किया कि इसको धक्का मार दो, ट्रक से मार दो या पिकअप से मार दो, और पिकअप से मार दो तो मर जाओगे। बट बदकिस्मती इनकी ये थी कि विनोद बच गया। उसके बाद निधि ने एक और प्लान बनाया कि अब बहाना बनाओ कि जैसे कि तुम गुस्से में इसको गोली मार दो और रीज़न देना कि हमारे पे केस कर दिया था, केस करने के बाद इन्होंने केस वापस नहीं लिया तो गोली मार दी, मैं गुस्से में गोली मार दी। ये प्लान था निधि का और सुमित ने यही समझाया था। अच्छा भाइयों, इसमें एक और चीज़ देखिए, एक एक जो सुपारी किलर था, आई थिंक, मुझे लगता है ये प्रोफेशनल तो था नहीं, बट पता नहीं एक सबसे अच्छा सुपारी किलर होगा। जिसने गोली मारी तो जब इसने गोली मारी
तो निधि सामने थी और निधि कहती कि मेरे पति को इसने गोली मार दी है, इसको जेल में ले जाओ, इसे फांसी दे दो। वो चिल्ला रही थी और ऐसी एक्टिंग कर रही थी जैसे कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट भी ना हो। बिना इन्वॉल्वमेंट के घर के अंदर कैसे दाखिल होगा? दाखिल, उसके बाद गोली मारी और उसके बाद निधि ने एक्टिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन ये सब देखता रहा और सब चुपचाप इसने अपनी गुनाह को कबूल किया और जेल जाने को तैयार हो गया, क्योंकि इसे कहा गया था कि सुमित ने कहा था मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा और आजकल एक कत्ल में तो बस जमानत भी मिल जाती है और केस चलता रहेगा, मैं तुम्हारा वकील का सब कुछ देख लूंगा, तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे परिवार को ये 10 लाख रुपए और साथ में जो भी होगा मैं देख लूंगा। अब देव सुरार ने देखा कि मैं वैसे जिंदगी में मैंने आखिर क्या उखाड़ लिया। एक ड्राइवरी हूँ, 10 से 12 हज़ार रुपये मिल जाते, इससे परिवार का गुजारा नहीं चलता, तो ये कर लेते हैं तो हमारे परिवार की ज़िंदगी भी ठीक हो जाएगी और सब कुछ मेरी ज़िंदगी अच्छा हो जाए और मैं जेल में खाना खाता रहूँगा, कोई भूखा थोड़ी मरेगा, कोई भूखा थोड़ी मारेगा। अब दोस्तों, इस केस में सारी परतें खुल चुकी थी। उसके भाई को शक हो चुका था, क्योंकि आए दिन सुमित के साथ ये बातें करती थी, व्हाट्सएप करती थी, इसकी खुशी का कोई ठिकाना है। विधवा तो थी, लेकिन कुछ दिन तक सबको दुख था, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा हुआ कि बस सबने अपना अपना गम भुला चुकी थी। लेकिन जब सब गमगीन थे विनोद की हत्या में, तो बर्थडे के दिन, एनिवर्सरी के दिन, कभी जन्मदिन होगा इनका तो याद करते, मरण दिन के दिन याद करते और दुखी होते। लेकिन प्रिया के अंदर कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन निधि के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। निधि रिलैक्स थी, क्योंकि निधि को सुमित मिल चुका था, सुमित के साथ वो सहवास होती थी, उसके साथ उसको जो सुख था वो मिल रहा था और अच्छा मिल रहा था, और ये अपने पैसे लुटा रही थी, पैसे खर्च कर रही थी। तो सुमित को विनोद के पैसे थे वो खर्च कर रही थी। तो जब पुलिस को पता चला तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया, निधि को कस्टडी में लिया और फिर अपने आप को सोचते रहे कि क्या हम किस समाज में रह रहे हैं कि वहाँ जहाँ पति अपनी पत्नी से सुरक्षित नहीं है, पत्नी ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर सकती है कि सिर्फ पैसे के लालच में और अपने यार के साथ। अरे यार, यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो कह दो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। एक इंसान की जान क्यों लेते हो? जान लेना ही अल्टीमेट डिसीजन नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत जगह आपने सुनी होगी, बट ये मेरी जुबान है और मेरी जुबान से आपको जो कहानी मिलेगी वो स्पॉन्टेनियस मिलेगी। यदि पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल देन थैंक यू, बाय बाय, सबक खैर, लव यू ऑल।